अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? जनाब। यस सर। अब लाइक हमने आज पहला पेपर पिकअप किया है, पेपर 3। दो पेपर्स आपको सर उसामा ने कराए। मैं आपको एक पेपर करा रहा हूँ, उसके बाद मैं बेसिकली आज इस टॉपिक को कम्प्लीटली इस पेपर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास एक पहला क्वेश्चन जो है वो आईएएस से रिलेटेड है। तो एक टॉपिक मेरा जो है वो द क्लासरूम वाले बच्चों का जो है वो रह गया है, वो थियोरेटिकल है, वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम वो टॉपिक भी कवर कर लेंगे, तो बच्चे वो क्वेश्चन कर लेंगे। नंबर 1, पहले तो मैं आपको बताऊं सर, आपको एक इंसर्ट मिलने जा रहा है पेपर में। इसी तरह लिखा होगा सर पेपर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इसका इंसर्ट है। इंसर्ट में आपके पास लिखा हुआ है सर 1 आवर एंड 30 मिनट्स। 1 आवर एंड 30 मिनट्स का सर आपके पास ये पेपर है। मैंने पेपर पे किया अक्टूबर नवंबर 2023 का 23 का, और मेरे ख्याल से मैंने आपको जो पेपर भेजा है वो अक्टूबर नवंबर 2023 का ही है। सही है, डन डन, हमने सेम पेपर भेजा हुआ है। डन है। डन है। बोलिए हाँ या ना। गिव मी थम्स अप। चलें जी, स्टार्ट करते हैं सर हम। मैंने सब बच्चों को मैसेज कर दिया, अब जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे। सर अपना कैलकुलेटर रखिएगा अपने साथ साथ। सर सबसे पहले आ गए आप अपने क्वेश्चन में। अच्छा, दूसरी बात आपको इसी के साथ फ़ौरन बता दूं कि सर आपके पास एक आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में आपने सर अपना कैंडिडेट नेम, अपनी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आपको भरनी है एग्ज़ाम में, वो आप सर लिखेंगे। इसी तरह सर पी के आप बोल्ड लिखेंगे, अगर भूल गए होंगे तो मैं आपको याद करा रहा हूँ। और सर यहाँ आप अपना नंबर जो भी है वो मेंशन कर देंगे, ताकि आपको सर यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो। क्वेश्चन में फिर कुछ बातें कर लेते हैं शुरू में। ऑल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यूज़ ब्लैक और डार्क ब्लू पेन। फिर लिखा है राइट योर नेम, सेंटर नेम, कैंडिडेट नंबर इन द बॉक्सेस। फिर आपके पास आगे राइट योर आंसर्स टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, डू नॉट यूज़ इरेजेबल पेन। करेक्शन फ्लूट बिल्कुल भी इसका कोई जवाब नहीं बनता पेपर में। वर्किंग के लिए आप एच बी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए भी आप पे कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम अब आपके पेपर का पार्ट नहीं है। यू मे यूज़ अ कैलकुलेटर, येस योर कैलकुलेटर इज अलाउड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट शुड बी एज अप्रोप्रिएट एज इट शुड बी, होना चाहिए। उसके बाद सर आपके पास यू शुड शो योर वर्किंग, आपको अपनी वर्किंग शो करनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे समझते हैं हम इंसर्ट पे वर्किंग कर देंगे। भाई इंसर्ट पे वर्किंग नहीं करना। इंसर्ट वर्किंग करने के लिए नहीं है आपके पास। खैर, अब आ जाते हैं सर, हम जरा कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने गिवन है। सर लिखा है हमारे सामने, एच पी एल सी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट हैज़ अप्लाइड द रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ 25% फॉर सम ईयर्स। इट ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2023 वॉज एज फॉलोज। रेवेन्यू गिवन है, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की गिवन है, सर आपके पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आपके पास सर फिर आपके पास सर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट 30th June गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है जो हमने उसका टोटल निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट है, फैक्ट्री प्रॉफिट है। फैक्ट्री प्रॉफिट के बाद आपके पास सर क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। फिर आपके पास सर प्रॉफिट फॉर द ईयर है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, द इन्वेंट्री वैल्यूज एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर ऑल शोन एट ट्रांसफर प्राइस। सर आपके पास सामने आपके पास यहाँ पे एक ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। फिर सर क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ वैल्यू आ गई, द इन्वेंट्री वैल्यूज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑल शोन ऑन ट्रांसफर प्राइस। फिर से पढ़ लो भाई इसको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि जो भी वैल्यूज आपको गिवन है ये ट्रांसफर प्राइस पे गिवन है। तो इसका मतलब है आप ट्रांसफर प्राइस के ऊपर मार्जिन अप्लाई करते हैं, तो आप इसके ऊपर मार्जिन ही अप्लाई करेंगे। इंक्रीज द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट वॉज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। जो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट आया उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिया गया। सर ये क्वेश्चन का इंसर्ट इन्होंने आपको यहाँ तक दे दिया। अब लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर। अब मैंने क्वेश्चन पेपर सामने रखा, अब याद रखिएगा आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुला हुआ रखा हुआ है। सर अब बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये कह रहा है सर, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एट कॉस्ट। आपको किसी चीज़ की कॉस्ट निकालनी है। भाई आपको अगर किसी चीज़ की वैल्यू ऑफ कॉस्ट निकालनी है, तो मैं आपको सीधा सीधा सर इसके लिए एक यहाँ पे बात बताऊँ। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट आपको 1 जुलाई 2022 की बात कर रही है। तो सर आपके पास 2022 में मैंने यहाँ देखा 25,000 की वैल्यू है, मैंने यहाँ ले जाके रखा। सर अब मैं वैल्यू को क्या करूँगा, 25,000 का मुझे क्या गिवन है, 25%। फिर से देखिए, 25% फॉर सम ईयर्स, ये फैक्ट्री प्रॉफिट है। तो फैक्ट्री प्रॉफिट यूजुअली किस में गिवन होता है सर, फैक्ट्री प्रॉफिट आपके पास हमेशा किस में गिवन होता है सर, मार्कअप में। राइट रॉन्ग हमजा, राइट या रॉन्ग?
राइट सर। राइट है ना सर? तो इसका मतलब है सर, जब मैं इससे कॉस्ट निकालने जाऊंगा तो मैं दो तरीके यूज़ कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये कि मैं 25/125 निकालूं, तो इससे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा बाहर। लेकिन सर क्या जो जिस जिस चीज़ को मैंने अभी मार्कअप से मार्जिन में कन्वर्ट किया, मैंने सही कन्वर्ट किया ना, 25/125 कर देंगे। या या कोई और तरीका बताएगा? कि पहले तो इसका आंसर निकालो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। 20,000 आंसर आ रहा है इसका, या 5,000 आंसर आ रहा है? सर ये तो 5,000 आंसर आ रहा है। याद रखना बेटा, ये जो 5,000 है ये तो आपका प्रॉफिट है। अगर आपने प्रॉफिट निकाला है तो आप 25,000 में से एग्जामिनर को 5,000 माइनस करके दिखाएंगे, तो फिर आपके पास इसकी कॉस्ट आएगी सर 20,000। सर यही काम मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। सर यही काम मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ? डायरेक्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं 25,000 को सर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन क्या कर दूँ, 125। तो सर ये आंसर आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली 20,000। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप दोनों में से क्या काम करना चाहते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दिखाइए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट कॉस्ट निकाल के दिखाइए। तो अगर मैं आपको छोटी सी एक वर्किंग बताऊं, अगर आपको याद हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम यहाँ लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास क्वेश्चन में किस पे गिवन है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास गिवन है 2,37,500, ये वैल्यू गिवन है। मैंने यहाँ जाके रखा सर 2,30,000, कितनी वैल्यू सर गिवन थी, मैं भूल गया। 2,37,000, 2,37,500, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है सर 100 के साथ, डिवाइड कर देना है 125 के साथ। सर डायरेक्ट कॉस्ट निकल आएगी। सर कॉस्ट निकालिए, मुझे बताइएगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। हमजा, अरीब, आंसर बताओ बेटा। 1,90,000। सर इसका आंसर आएगा आपके पास 1,90,000। उसके बाद सर आपसे फिनिश गुड्स की वो वैल्यू मांग रहा है, आसान पेपर है सर ये। सर 27,500 सर वैल्यू है, हमने यहाँ जाके रखा सर 27,500 है। मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 100 से, डिवाइड कर देंगे इसको 125 से, आंसर निकाल लीजिए इसका। मैं भी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ सर, तो कैलकुलेटर यूज़ करें, आंसर चेक करें। सर इसका आएगा आपके पास 22,000। सर इसका आंसर आएगा आपके पास 22,000। आदिल, आवाज़ आ रही है? बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर उसके बाद क्वेश्चन में। सर उसके बाद क्वेश्चन में, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट प्रॉफिट, आदिल कुछ कहना चाह रहे थे? नो, थम्स अप, परफेक्ट है। चलें आगे बढ़ें। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 12,000 कॉस्ट विच वर एक्चुअली रिलेटेड टू द फैक्ट्री। एडमिन एक्सपेंसेस आपने 12,000 डाल दिए जो कि रिलेटेड टू फैक्ट्री है। ठीक है सर, अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। फैक्ट्री का मतलब ये है कि फैक्ट्री की आपकी कॉस्ट सीओपी बढ़ जाएगा, सीओपी आपका बढ़ जाएगा। एडमिन एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा? एडमिन एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा। एडमिन एक्सपेंस जैसे ही आपका कम हो जाएगा तो इवेंचुअली प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कोई प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? मेरा सवाल ये है, ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ। अगर मैं कॉस्ट को एडमिन से उठा के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले जाऊँ, तो क्या इससे कोई ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर हमजा कोई फर्क पड़ेगा? अरीब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एडजस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा। सही है अरीब? अरीब बोलो, अरीब हाँ ना, कुछ तो बोलो अरीब। हमजा, बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। ड्यूरिंग द ईयर गुड्स वर सेंट टू कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। द गुड्स had a selling price of 3,000 and a cost of 1,400 before the factory profit, and a cost of 1,400 लिखा हुआ है सर आपके पास। these goods have been treated as having been sold in the draft profit, although at the year end customer had not declared an intention to buy those goods। ये आपने, ये सेल और रिटर्न बेसिस की एंट्री है बॉस। इसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास, तो इसका मतलब ये 1,400 से आपकी जो इन्वेंट्री है वो बढ़ जाएगी। 1,400 से आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, और आपका रेवेन्यू जो है सर, आपका रेवेन्यू जो है वो 3,000 से क्या हो जाएगा सर? कम। प्लस अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका, वो भी 3,000 से कम हो जाएगा। बाद में देखते हैं अब इस बात को। डिलीवरी वैन हैड अ कैरिंग वैल्यू। दोबारा बोलें। 1,400 प्लस फैक्ट्री प्रॉफिट्स इन्वेंट्री बढ़ेगी। नहीं, पहले तो मैं कॉस्ट में ले जाके रखूंगा, मैं उस इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ जो कॉस्ट है। कॉस्ट लिखी हुई है यहाँ पे ना। प्लस फैक्ट्री प्रॉफिट का मतलब ये कि तुम ये बोलोगे 1,400 एट ट्रांसफर प्राइस बढ़ेगी ना, हमजा? हाँ ना? फैक्ट्री प्रॉफिट एट ट्रांसफर प्राइस करूंगा तो बढ़ेगी ना? राइट रॉन्ग बोलो ना यार, हाँ या ना, जल्दी जल्दी। यस सर, यस सर। पेपर का टाइम निकल जाएगा ना बेटा, ऐसे तो हमें ये पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट करना होता है। डिलीवरी वैन कैरिंग द वैल्यू ऑफ 17,000, अ रिव्यू ऑफ 30th जून शोड दैट इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 12,500 एंड वैल्यू इन यूज ऑफ 13,000। हमजा और अरीब और सारे बच्चे, बेटा यहाँ थोड़ा सा ना सबर करना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली आपने अभी इतनी अच्छी पढ़ी भी नहीं है, बल्कि पढ़ी भी नहीं है। कैरिंग वैल्यू गिवन है सर 17,000,
रिव्यू किया गया तो पता चला उसकी फेयर वैल्यू 12,500 है और उसकी वैल्यू इन यूज जो है ना वो 13,000 है। अब अकॉर्डिंग टू द आईएएस, एक आईएएस है जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, उस आईएएस का मतलब है आईएएस 36 ये कहता है फेयर वैल्यू को तो छोड़ दो, उसको तो इग्नोर कर दो, जो वैल्यू इन यूज है ना इसकी वो कितनी है, वो है 13,000। तो जिस चीज़ की वैल्यू आपके पास सर 13,000 हो गई है और वो 17,000 की थी, तो 3,000 4,000 का सर उसके ऊपर क्या आ गया है, डिक्लाइन आ गया है। यानी आपको मैक्सिमम अब ये एसेट फायदा देगा 13,000 का, और ये इस वक्त आपकी बुक में 17,000 का है, तो एसेट ओवर स्टेटेड हुआ हुआ है। तो एसेट ओवर स्टेटेड हुआ हुआ है इसका मतलब है 4,000 से एसेट की वैल्यू को आपको क्या कर देना चाहिए, कम। इसको इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। इसको सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको सर आप इम्पेयरमेंट लॉस बोलेंगे। राइट हो गया। उसके बाद सर चेक करते हैं आगे। द कंपनी वॉज फेसिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी थोड़ा हमजा थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, लीगल प्रोसीडिंग है और कंपनी ने एडवाइस किया हुआ, द कंपनी है 35% चांसेस ऑफ हैविंग टू पे द फाइन ऑफ 8,000। कम, अच्छा 50% से कम चांस है, अगर किसी भी लाइबिलिटी के होने के 50% से कम चांसेस हो तो इसका मतलब है सर ऐसी लाइबिलिटी को हम ये बोलेंगे, ऐसी लाइबिलिटी को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। इस ऐसी लाइबिलिटी को हम बोलेंगे सर ये हमारे लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ये क्या है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये एक दिन में ही काफ़ी सारा तुम लोग पढ़ लोगे। अब इसके बारे में सर थोड़ा सा आगे जाते हैं और आगे जाके अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे मतलब की क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। लिखा है प्रिपेयर द करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सबसे पहले तो सर मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। उसके अंदर मैं सबसे पहले आके यहाँ पे लिखता हूँ सर कि आपके पास सबसे पहले आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्वेश्चन में मैंने देखा था। क्वेश्चन में सर मैं ज़रा इंसर्ट खोल रहा हूँ, ये सामने रख रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। सर क्वेश्चन में आपके पास रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू गिवन है 3,70,000 का। तो अब 3,70,000 में से सर आप 3,000 को इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस। आंसर बताइए, आंसर ज़रा जल्दी जल्दी बताते जाना बहुत सब लोग। 3,67,000 सर यहाँ वैल्यू आ गई। उसके बाद सर मैं इसमें से लेस करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा कि सर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेंशन किया सर मैंने आके यहाँ पे आके कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करूँगा सर ओपनिंग इन्वेंट्री। कोई बच्चा जवाब देगा सर, ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई चेंज आएगा या ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज़ 25,000 की यहाँ आ जाएगी? सर एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी 25,000 की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फर्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो जो एडमिन एक्सपेंस है ना आपने पे किया हुआ है, उस एडमिन एक्सपेंस को आप वापसी ला के यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। दोबारा से पढ़ लीजिए सर, यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो कि 12,000 की कॉस्ट के थे, एट इंक्लूडेड 12,000 विच वॉज रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो फैक्ट्री की कॉस्ट आपकी जो है ना वो 12 से बढ़ जाएगी। तो आपकी जो कॉस्ट है वो इस वक्त कितनी है सर, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 237,500 है। तो मैं अगर सर यहाँ पे आके ज़रा से इसके नीचे जहाँ कॉलम में वर्किंग गिवन है वहाँ मैं COP की अगर वर्किंग करूँ तो मैं लिखूँगा 237,500 में आप 12,000 को क्या कर देंगे सर, 12,000 को तो आप सबसे पहले उसके अंदर ले जाके सर ऐड कर देंगे, तो 12,000 की वैल्यू सर उसमें ऐड हो जाएगी। और कोई वैल्यू हमसे, और कोई वैल्यू? कुछ गलत है, सही है? सर मैं ऐड कॉस्ट वैल्यू पे ऐड नहीं करना चाहिए इसको, फिर उसके हाँ, बाद इसके अंदर पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले तो सर हमें इसको किस पे लाना चाहिए, एट कॉस्ट पे। ये तो ट्रांसफर प्राइस है। तो अभी क्या हमने क्वेश्चन में स्टार्ट में क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें हिंट दी थी कि ये 190 190, याद है ना, अभी पीछे 190 निकाला है हमने। 190 के अंदर सर आप क्या ऐड कर देंगे, 12,000, तो आपका आंसर बन जाएगा 2,02,000। 2,02,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, आंसर निकाल लीजिए इसका। जल्दी जल्दी बॉस, खामोश रहने से आंसर नहीं आएगा, जल्दी जल्दी। 252,500। 252,500 सर ये इसका आंसर आ गया। 252,500 ये मेरा COP आ गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा सर आके 252,500। मुझे यहाँ ट्रांसफर प्राइस पे लेनी है हर चीज़। कॉस्ट ऑफ सेल्स एट क्या, एट ट्रांसफर प्राइस। फिर सर क्वेश्चन में आगे जाऊंगा तो सर मैं मुझे यहाँ पे इसका क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी कुछ गड़बड़ थी, मगर क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली गड़बड़ ज़रा डिफरेंट है। सर सबसे पहले तो मैं यहाँ देखूंगा सर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन कितने की, 27,500। तो सर मैंने यहाँ लिखा सर इन्वेंट्री की जो एडजस्टमेंट है उसको मैंने लिखा सर 27,500। 27,500 को सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँ, या तो मैं इसको ही कन्वर्ट कर लूँ, हम साहब समझे, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ या तो कॉस्ट में, जो कि मैंने किया हुआ है। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन क्या कर दूँ, 100, या तो मैं उसी को ही ट्रांसफर प्राइस पे ले लूँ। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 27,500 का काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे वो हेल्प करेगा। ये रहा 22,000। अब समझ में ही, मैं जो तुम उस वक्त पूछ रहे थे मैं कैलकुलेशन में क्यों बता रहा था कैसे कर लो। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22,000।
इस 22,000 के अंदर सर आप 1400 को प्लस कर दें, और सर जब आप इसको प्लस कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.25 कर दें। सर अब आपकी ट्रांसफर प्राइस आ गई। हमजा अब आई बात समझ में? मैं वहाँ क्यों यस बोल रहा सर, था ऐसा? 2925। क्या आंसर आ रहा है? 2925। 29250। तो सर आप यहाँ ले जाके रखेंगे सर इसके अंदर 29250। इसको सर मैंने इसमें से माइनस कर दिया, माइनस करूंगा तो सर मेरा इसके अंदर आंसर आएगा। सर नया आंसर निकाल लीजिएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर निकाल लो बस। 248250। 248250। सर इसको माइनस कर लेंगे। जब सर इसको माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ताहा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो इसका, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। ताहा उमर बेटा आंसर निकालो इसका। 118750। 118750। सर यहाँ तक मैंने इसका आंसर निकाल लिया। सर इसके अंदर ही मैं अब क्वेश्चन का फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। सर क्वेश्चन में अब मुझे जब फैक्ट्री प्रॉफिट निकालना है तो मेरे पास 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस निकाला हुआ ऑलरेडी। तो हमजा मुझे इसमें से कैसे प्रॉफिट बाहर लेना होता है, मैं इस पे क्या अप्लाई करूँ? सर मैं इस पे अप्लाई करूँगा, यानी मैं 252 के ऊपर 252500 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूं? 25 अपॉन क्या कर दूंगा? 125, है ना? आंसर निकालिएगा इसका। 5500। 5500। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 50,500। मैंने डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया 252,500 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 125 से। उसके बाद बढ़ते हैं सर आगे। उसके बाद सर आप यहाँ के लिखेंगे लेस, लेस करके आप यहाँ पे लिखेंगे सर इसके अंदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में अब आ जाते हैं सर, दो तरह के एक्सपेंस होंगे। एक होगा सर आपके पास एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस पे एक एडजस्टमेंट है। तो सर एडमिन हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पहले कैलकुलेट नहीं कर लेना चाहिए? किस चीज़ के लिए? प्रोविजन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इंक्रीज हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखा तो था। लेकिन सर हम इंक्रीज तो है, लेकिन जो इन्वेंट्री में चेंज है उसका भी तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। अच्छा फिर बोलो जरा, इन्वेंट्री में चेंज इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। तो तो अनरियलाइज प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सही सर। सही है ना? परसेंटेज इज द सेम। सो जब आपका परसेंटेज सेम आएगा और आपका अनरियलाइज प्रॉफिट उसी वक्त बढ़ेगा ना जब आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो इन्वेंट्री तो ऑलरेडी बढ़ रही है ना आपकी, जब वो बढ़ रही है तो वो एक्सपेंसिव ट्रीट होगी। बात समझ आई? यस सर। अब आ जाओ एडमिन में। सर एडमिन एक्सपेंस आपके पास क्वेश्चन में चेक करने आपने, आपके पास एडमिन एक्सपेंस क्वेश्चन में कितने के गिवन है? सर सबसे पहली बात तो एडमिन एक्सपेंस जो आपके पास गिवन है पीछे चेक करना भाई क्वेश्चन में। एडमिन एक्सपेंस में यहाँ ज़रा हेडिंग डालूँ। एडमिन एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में कितने के बता रहा है एग्जामिनर? वो आपको बता रहा है सर एडमिन एक्सपेंस 40,500 के। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर 40,500 का सर मेरा एक्सपेंस है। पहले तो सबसे पहले ये, फिर सर याद कीजिए आपको 12,000 एडमिन एक्सपेंसेस में से क्या करने चाहिए? 12,000 आपको एडमिन एक्सपेंसेस में से माइनस करने चाहिए। फिर सर आपको कोई और एडजस्टमेंट भी इसके ऊपर करनी है। वो एडजस्टमेंट कोई मुझे बताएगा सर इस क्वेश्चन में? उन एडजस्टमेंट्स के बारे में कहाँ जिक्र है? एडमिन एक्सपेंसेस के बारे में कहीं कोई जिक्र है? ये मैंने आपके सामने थोड़े से एक्सपेंसेस रखे हैं। ये एनीवन? सर 1400 का फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड कर देंगे उसमें बिल्कुल फिर। फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 1400 का, यानी हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इंस्टेड क्या फैक्ट्री प्रॉफिट को 1400 से देखें। आप सीधा सीधा तरीका अप्लाई करें। सर सीधा सीधा तरीका कैसे अप्लाई होगा? सर 25,000 का, यहाँ ये जो ओपनिंग है इसका, ये 25,000 आपका रिविजन हो जाएगा। 25,000 को 25 अपॉन 125 से मल्टीप्लाई कर दें सर, ओपनिंग वैल्यू आ गई आपके पास 5,000। ये आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया किसका? पर्ट अकाउंट का। ये पर्ट अकाउंट बना रहा हूँ मैं। और सर सीडी वैल्यू जब मैं इसकी निकालूंगा तो मैं ये कहूँगा क्लोजिंग आपके पास है 29250। और सर मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 125 आएगा। सर आंसर निकालो इसका हमजा। 5850। 5850। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चों ने ऐसे करके ट्राई की। अब ऐसे करके आपने ट्राई की, हाँ आपको ये तो पता चल गया कि IS 850 से था, ये तो आपको पता चल गया। ये IS 850 से था या IS 850 होना चाहिए, मुझे कोई बताएगा? चाहिए।
होना चाहिए। अब मसला ये है कि ये तो होना चाहिए, बच्चे ने उठा के ये वैल्यू ले जाके वहां पे प्लेस कर दी, बहुत लोगों ने ये गलती की और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वो जो बहुत अच्छा काम किया मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ और तारीफ भी कर रहा होता हूँ। तो उन्होंने पुराना भी पर्प अकाउंट बनाया, पुराना पर्प अकाउंट बनाया तो पता चला 5,000 की वैल्यू यहाँ है और पुराने पर्प अकाउंट के लिहाज से उनके पास 27,500 का 25/125 होना चाहिए था। तो मैंने कहा 27,500 का उनके पास 25/125 होना चाहिए। सर जरा इसका आंसर निकालिए। 5,500। 5,500। तो सर इसका मतलब है 500 का इंक्रीज है। अब सुने, अब मैं एक एडजस्टमेंट ये समझाऊं आपको। मैं ये कहूं कि 500 गलत था तो 500 को तो इसमें से क्या कर देना चाहिए मुझे, माइनस, और 850 सही है तो 850 को ऐड कर देना चाहिए। हमजा परफेक्ट है ना ये कैलकुलेशन? सर ये भी तो कर सकते हैं, जो 1,400 की इन्वेंट्री थी उसका फैक्ट्री प्रॉफिट निकाल के ऐड कर दें। बिल्कुल परफेक्ट है, करके देखो। 1400 की इन्वेंट्री का 25 अपॉन, 350। हाँ 350, तो सर इसका भी डिफरेंस क्या बन रहा है, 350। परफेक्ट है। 350। सर आंसर निकाल लीजिए इसका, आंसर निकालिएगा, इसका आंसर बताइएगा। 288,850। 28850। 50। सर 28850 सर इसका आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ एक्सपेंसेस में रखा सर 28850, यहाँ मेरी वैल्यू आ गई सर। सर उसके बाद मैं इसके अंदर सर यहाँ के मेंशन करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मैंने यहाँ मेंशन किया। सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है। सर पहले तो ऑलरेडी मैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वैल्यू देखूँ, सर 31,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है। ज़रा क्वेश्चन में कोई मुझे बताएगा सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या चेंज आया है? कोई और एडजस्टमेंट? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं, लेकिन वो डिलीवरी वैन पे लॉस है हमारा। हाँ, ये जो डिलीवरी वैन का लॉस है ना, याद है आपको एएस में मैंने आपसे कहा था जितनी भी डिलीवरी वैन होता है उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती है वो किस में एसोसिएटेड होती है, वो सर डिस्ट्रीब्यूशन में एसोसिएटेड होती है। तो जो लॉस हुआ है वो बेसिकली आपका एक्सपेंस है। तो जब आपका एक्सपेंस बढ़ गया है तो इसका मतलब है एक्सपेंस को आप इसके अंदर क्या कर देंगे, एक्सपेंस को आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सर मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के मेंशन किया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात हो रही है, तो पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपके पास गिवन है 31,000। सर मैंने यहाँ लिखा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात होने जा रही है, आपने वैल्यू लिखी सर यहाँ के 31,000। 31,000 में आपने 4,000 को सर क्या कर दिया, प्लस। तो सर इसका मतलब है टोटल अब आपका बन गया सर ये 35,000। तो मैंने यहाँ के मेंशन किया सर आपके पास वैल्यू आएगी 35,000। सर इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दें, सामने लिख दें, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को टोटल करें, मैं कैलकुलेटर पे मैं भी करता हूँ सर। इसका आंसर आपके पास बन रहा है 63,850। सर इसका आंसर निकाल लीजिए, आंसर आपके पास आएगा सर इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी निकाल लें सर इसका, फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड कर दें ग्रॉस प्रॉफिट में, आंसर आ जाएगा आपके पास 105,400। इसका आंसर आ गया सर ये, राइट? हमजा करेक्ट है। अरीब, ताहा, आदिल, आदिल बात सही है? आदिल बोलो ना यार। डन। उसके बाद बढ़ते हैं आगे सर। क्वेश्चन में लिखा है स्टेट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच इज अप्लाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गुड सेंड टू द कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुड सेंड टू कस्टमर में आप कौन सा लगाते हैं सर? इन्वेंट्री पहली बात तो आपकी है, उसकी नहीं है। अगर आप इन्वेंट्री अपनी अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो उसका मतलब है आप अपने एसेट को सही नहीं लिख रहे। तो दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं सर। इन्वेंट्री है, याद रखना, अप्लाई टू गुड्स। गुड्स पे तो पहली बात रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एक तो प्रूडेंस अप्लाई हुआ है, स्टेट है, खाली नाम लिखना है प्रूडेंस। एंड प्रूडेंस में भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो याद हो आपको एएस में रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये वाली बात सर आपने यहाँ पे लिखनी है। एक्सप्लेन ये ट्रीटमेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग इन टर्म फॉर। लीगल प्रोसीडिंग पे आके मुझे ज़रा थोड़ी सी ये परेशानी हो गई क्योंकि बहुत से बच्चों ने मेरे पास जो है ना अब मतलब अभी तक आपने जो है ना वो किया हुआ नहीं है ये। मैं थोड़ा घबरा घबरा के लिखूंगा, लेकिन ये कि मैं आपको बात, क्योंकि कुछ ने नहीं किया हुआ। बेटा जब भी आपके किसी होने के किसी चीज़ के एस्टिमेटेड एक्सपेंस होने के चांसेस, आपके एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस के चांसेस 50% से कम हो तो सर आप उस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं, वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होने जाएगी। तो अगर मैं इसको इसको अपने टर्म्स में यहाँ लिखूँ तो मैं लिखूंगा बिकॉज
because of the likelihood, सारे पासवर्ड पे मैं आपको यही टर्म मिलेगी, बिकॉज ऑफ द लाइकलीहुड या अनलाइकलीहुड, बिकॉज ऑफ द लाइकलीहुड of having to pay the fine, to pay the fine is less than 50%, less than 50%, then this liability is a contingent liability. Then the liability is contingent liability and will be disclosed, and will be only disclosed in financial statements. Will be disclosed in finance. आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि बस इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने शेयर होल्डर को लिख के दिखाएंगे, भाई ये केस हो सकता है हम हार जाएं. Directors are considering stopping the application of factory profit. Advise the directors whether or not uh, they should stop the application of factory profit. Justify your answer. कोई क्या कहेगा? हमजा क्या करना चाहिए? पहले तो मुझे स्टॉप नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताओ. क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि हम लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि हमने शेयरहोल्डर्स को फैक्ट्री प्रॉफिट दिखाएंगे. अगर फैक्ट्री ना हो तो हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, और फैक्ट्री हो तो कितना कमा सकते हैं. एक बात हो गई. तो सर हम ये कह सकते हैं कि सर हम कंपेयर कर सकते हैं कि फैक्ट्री मेक एंड बाई के डिसीजन के लिए सर ये यूज़ हो सकता है ना. एक बात तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि सर ये हमें मेक एंड बाई के डिसीजन में इस्तेमाल हो सकता है, कंपेयर कर रहे हैं अगर हम इसको. और पहले तो मुझे एक बात बताओ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नॉट स्टॉपिंग के लिए क्या करूं? नहीं करना चाहिए, इसको चलाना चाहिए. पता है फैक्ट्री प्रॉफिट एक बहुत बड़ा ना, इट कैन बी अ मोटिवेशनल फैक्टर. मैंने यहाँ लिखा इट कैन बी ए मोटिवेशनल फैक्टर. अगर आपकी फैक्ट्री को पता हो कि यार हम कंट्रीब्यूट करते हैं इतना प्रॉफिट टुवर्ड्स बिजनेस, इट्स अ मोटिवेशनल फैक्टर. इस मोटिवेशनल फैक्टर से दो नतीजे निकलेंगे. दो नतीजे क्या निकलेंगे सर? एक नतीजा ये निकलेगा कि आप, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री प्रॉफिट देती है, तो आप उसको ऑब्जेक्टिवली काम करेंगे. दूसरा ये कि आप किसी बंदे का टारगेट सेट करेंगे, भाई फैक्ट्री में काम करने वाले लोग असल कोर लोग हैं, गाड़ी तो वो बना रहे हैं, उन्हीं को मुझे बोनस देना चाहिए, उन्हीं के साथ मुझे बेहतरी लानी चाहिए. ऑफिस में मैनेजर बैठा है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फैक्ट्री वर्कर को तो मैं खुश रखूँ. तो आप, एक पॉइंट आपका मेक एंड बाय का डिसीजन वाला आया, दूसरा इट कैन बी अ मोटिवेशनल फैक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या, बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी. और उसके साथ साथ आपके पास क्या आ गया, यू कैन सेट द परफॉर्मेंस और द टारगेट ऑफ द बिजनेस. आप उसके साथ ये भी कर सकते हैं. फिर सर अगर आप फर्ज करें, मैं ये कहता हूं कि सर कोई और बात बोले, नहीं बंद करना चाहिए, कोई एक और पॉइंट, यानी वो एक्यूरेसी मेंटेन करता है ट्रांसफर वैल्यू वगैरह की. अगर वो ही नहीं होगी तो फिर पूरा आपका स्टेटमेंट ही आउट हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात ये कि आपका स्टेटमेंट आउट हो जाएगा, और आपके जो स्टैंडर्ड है पब्लिश्ड अकाउंट्स जो है ना, पब्लिश्ड अकाउंट्स, वो स्टैंडर्ड जो है उसको आप मीट नहीं कर रहे होंगे. यहाँ आपके नॉट नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड हो गया. स्टैंडर्ड कहता है भाई फैक्ट्री प्रॉफिट को दिखाओ. कुछ लोग कहते हैं सर इसको बंद हो जाना चाहिए. सर क्यों बंद हो जाना चाहिए? मैं बोलूँ सबसे पहले तो इसको इसको नहीं होना चाहिए, नहीं कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ये तो मैंने वो वजहें लिखी कि इट शुड बी, मैंने यहाँ लिखा होना चाहिए. अब मैं एक पॉइंट ये दे रहा हूँ, इट शुड नॉट बी. उमर पता है क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसकी वजह से ना कैलकुलेशन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है. कैलकुलेशन बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स. मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स, बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स. वैसे ही होता है ना उमर, पर्ट निकालो, पर्ट को एडजस्ट करो, इन्वेंट्री को ट्रांसफर प्राइस पे दिखाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो, फैक्ट्री प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट के बाद दिखाओ, इन सब को सही होना चाहिए. तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है. और कोई बात? और कोई बात सर? आपको स्पेशलिस्ट पर्सन चाहिए होते हैं कैलकुलेटर वेरी के गुड, लिए. वेरी गुड सर. आपको एक स्पेशलिस्ट पर्सन चाहिए होता है. स्पेशलिस्ट पर्सन इज व्हाट, इज एक्सपेंसिव. और मैं यहाँ पहले तो यही बात लिख दूँ कि सर एक स्पेशलिस्ट पर्सन की कॉस्ट होगी, तो इसका मतलब है आपकी एडमिन कॉस्ट बढ़ रही है, और साथ साथ ये टाइम कंज्यूमिंग काम है.
आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट को एलोकेट उसको करने के लिए सर एक टाइम कंजम्पशन भी चाहिए। एनीवन और कोई? भाई उमर तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहा है। नहीं होना चाहिए, मैं बताऊं नहीं होना चाहिए कि एक और वजह, इट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिट, द ओवरऑल प्रॉफिट। सर ये ओवरऑल प्रॉफिट को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता तो क्या फायदा? अब आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है इन सारे पॉइंट्स में, आपको क्या लगता है सबसे अहम पॉइंट कौन सा है? उमर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? क्वेश्चन लिमिटेड कंपनी का है, सोच के बताओ। सबसे Standards, published accounts, वेरी गुड, सबसे important। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। तो अब जवाब दें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। हम इसे बंद कर सकते हैं? कब तक नहीं बंद कर सकते? जब तक नहीं बंद कर सकते, जब तक नहीं निकाल सकते, जब तक खुद स्टैंडर्ड ना कह दे। तो स्टैंडर्ड ने तो भाई कहा है कि करो, तो जब तक स्टैंडर्ड कह रहा है करो, अब चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा, हमें करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? आई बात समझ में? Yes, sir. मैं आपको इस काम को करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ, और 5 मिनट बाद मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा कि आपने जो मेरे सामने अभी अभी ये थ्योरी लिखी है, आप इसे पैराग्राफ फॉर्म में फिक्स करें। और क्वेश्चन में लिखा है एडवाइस डायरेक्टर को ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो आपने एक पॉइंट आखिर में वैलिड पॉइंट देना है। तो आपने खुद देखना है, जस्टिफाई खुद करना रही, जिस ज्यादा एडवांटेजेस बताओ, कम उसको स्टॉप करने के फायदे बताओ। यानी मैं बोल रहा हूँ ज्यादा अच्छा ये है कि इसे कंटिन्यू करें, और कम ये है कि इसे ना कंटिन्यू करें, लेकिन चूंकि हमारी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है तो हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप खुद से लिखिए पैराग्राफ फॉर्म में, जल्दी 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 जल्दी, यू हैव 5 मिनट्स, जल्दी जल्दी। अच्छा जी, आई होप सो आप सबने इसको कवर कर लिया होगा और इसको पैराग्राफ फॉर्म में लाइक शिफ्ट कर दिया होगा। सारे पॉइंट्स नहीं रिक्वायर्ड होंगे, ये तो 9-10 पॉइंट्स है, 6-7 पॉइंट्स में भी काम चल जाएगा। एडवाइस अच्छी तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बैलेंस मेंबरशिप फंड, मैं समझ गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। ये पेपर इत्तेफाक है मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ। लिखा हुआ है BU Club is the club providing the sports facility to its member. It also holds tournaments for which it awards prizes. The club admits life members as well as the ordinary members. सही है। लिखा हुआ आगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर एज फॉलोज। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है, कैश एट बैंक गिवन है। फिर आपके पास क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन एंड अरियर्स गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस गिवन है, प्रीपेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है, अक्रूड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है। फिर आपके पास इन्वेंट्री ऑफ टूर्नामेंट प्राइजेस गिवन है। फिर आपके पास अक्रूड वेजेस गिवन है। यहाँ तक आपके पास ये सारी चीज़ें गिवन है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। द लाइफ मेंबरशिप फंड ऑन 31st May 2022 अमाउंटेड टू 5100। लाइफ मेंबरशिप की जो फंड की 31st मई को लाइफ मेंबरशिप फंड ऑन 31st May 2022 अमाउंटेड टू 51,000। तो इसका मतलब है सर जो आपका ईयर पिछला वाला क्लोज हुआ था 2022, उसमें आपके पास मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद थे। टोटल रिसीट्स ऑफ द क्लब फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम ऑर्डिनरी मेंबर्स, लाइफ मेंबर्स ने इतने पैसे पे किए। फिर टूर्नामेंट की एंट्री फी आपको जो है ना वो 15,200 मिली है। द पेमेंट मेड बाय द क्लब फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूडेड टूर्नामेंट की प्राइजेस इतनी है, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस इतने। अच्छा, कोई इन्वेंट्री अगर क्वेश्चन में कहीं कहीं नजर आ रही है, इन्वेंट्री है टूर्नामेंट प्राइजेस की, तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी इसकी। फिर सर ड्यूरिंग द ईयर on 31st May 2022 the club had 7 life members. 4 new members took out the life membership fee during the year. The life membership fund is to be released to income statement or at the rate of $100 each at the end of the year. अच्छा, $100 each है। अगर ये $100 ईच है तो पहले पहले तो हम कुछ चीज़ें वेरीफाई करते हैं। अगर $100 का आपके पास एक मेंबर का लिखा हुआ है द लाइफ सब्सक्रिप्शन फंड इज टू बी रिलीज, अच्छा ये कह रहा है कि आपके एक मेंबर का एक साल का $100 बनता है। तो अगर एक मेंबर का $100 बनता है तो 7 पुराने मेंबर्स हैं और 4 न्यू मेंबर्स हैं, तो उसका मतलब है आपके पास 11 मेंबर्स हैं। 11 मेंबर्स को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर बनना चाहिए 1100। अब हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। पहले के 7 मेंबर्स हैं, पहले के अगर 7 मेंबर्स हैं और हमारे पास पुरानी वैल्यू जो है वो इतनी गिवन है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो सर पहले तो इसको ज़रा एक काम कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या बचा। इसका आंसर हम कुछ नहीं बता सकते। हमजा मैं ये क्यों करूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ। यहाँ देखिए, मुझे कहा गया है कि इसमें मेरे पास 4 मेंबर्स हैं, तो अगर मैंने 4 से इसको डिवाइड किया तो हर मेंबर ने मुझे 1000 पे किया। अब 1000 जिसने मुझे पे किया है उसकी एक साल की जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो 100 की है। तो इसका मतलब है सर 10 सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए
सर मैं अपनी लाइफ सब्सक्रिप्शन अवॉर्ड करता हूँ, मेरी बात समझ में आई हमजा? हमजा बात क्लियर है? यस सर। चलो अब अरीब बात क्लियर है? ये बातें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी। डन हो गया। अब सर चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लिखा है सर नॉन करंट एसेट्स बॉट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर ओवर ड्यू सब्सक्रिप्शन आपकी 500 वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल, तो इररिकवरेबल डेट भी आपके पास है। न्यू नॉन करंट एसेट्स वर बॉट ड्यूरिंग द ईयर, द टोटल ऑफ द डिस्क्रिप्शन चार्ज फॉर द ईयर वाज, आपने नया नॉन करंट एसेट बाय किया ड्यूरिंग द ईयर, द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर इज 8050। The wages cost incurred for the year was 16,970। क्वेश्चन यहाँ तक सर आपका आके इंसर्ट में एंड हो गया। अब चलते हैं सर हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। सर जो बात इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन में समझाने वाली मुझे होती है ना सर, जब कोई चीज़ आसान हो, आप देख रहे हैं आसान है, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आने वाला जो हो ना वो आपके लिए ज़रा मुश्किल हो। तो जो क्वेश्चन भाई आसान है उसे तो जल्दी खत्म करें। लिखा है सर कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फंड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द इनकम स्टेटमेंट 31 मई 2023। बैलेंस मांग रहा है सर, कोई मुश्किल बात ही नहीं है सर। आपको अगर टी अकाउंट याद है, आप मिनट लगाएंगे, टी अकाउंट बनाएंगे और आंसर निकाल देंगे इसका। सर वर्किंग यहाँ पे करके दिखाते हैं एग्जामिनर को। हमने यहाँ लिखा सर हमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है और वो भी लाइव सब्सक्रिप्शन का। और सर हम यहाँ पे अगर हेडिंग डाल देंगे सर, हमारे पास 2022 में जो मई के बाद जून आएगा, जून फर्स्ट को सर हमारा जो बैलेंस है वो 5100 मौजूद है। इसमें मैंने लिखा ये ब्रॉक डाउन है। कैरेट डाउन वैल्यू सर मेरी कैसे आएगी? कैरेट डाउन वैल्यू मेरे पास आएगी, मेरे पास 7 मेंबर्स हैं पुराने और 4 मेंबर्स हैं नए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरी वैल्यू यहाँ पे चली गई 1100। क्लोजिंग वैल्यू के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस साल मुझे नए मेंबर्स ने कुछ पैसे दिए हैं। नए मेंबर्स ने मुझे पैसे दिए हैं सर 4000। सर मैं इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके 1100 को इसमें से माइनस कर दूँ। सर चेक कीजिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास, आपका फंड कितने का रह जाएगा? एनीवन? सर 8000 इसकी वैल्यू सर मेरी रह जाएगी। तो इसका मतलब है सर ये कह रहा है आप फंड आफ्टर द ट्रांसफर बैलेंस चाहिए आपको, तो आपका जो बैलेंस निकल के आएगा वो सर मैं यहाँ लिखता हूँ। सर आपके पास बैलेंस आ जाएगा इन बैलेंस इक्वल्स टू 8000। सर उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8000। ये बैलेंस है। बना हुआ अकाउंट एग्जामिनर A2 का इतना अच्छा होता है कि वो सब सही वर्किंग चेक कर लेता है। कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट फॉर द ईयर एंड कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड। बड़ा यूनिक सवाल कर दिया उसने। उसने कहा कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट फॉर द ईयर एट 31 मई 2023 बाय कंपेयरिंग द एक्यूमुलेटेड फंड। आप एक्यूमुलेटेड फंड को कंपेयर करके बताएं कि आपको डेफिसिट हुआ है या सरप्लस हुआ है। अब एक्यूमुलेटेड फंड, अब मैंने कहा सर थोड़ा सा ना दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगा के कहते हैं सर 2022 के लिए एक्यूमुलेटेड फंड अलग से निकालते हैं, मई 2022 31 के लिए। और इसी के बाद सर आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर 31 मई 2023 के लिए सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सर वो इसके लिए यहाँ पे काम करेंगे। अब अगर मुझे एक्यूमुलेटेड फंड चाहिए तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सर मुझे एक्यूमुलेटेड फंड दोनों सालों का चाहिए, मैं उनको कंपेयर कर लेता हूँ। एक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए आपको चाहिए क्या होता है? आपको चाहिए होता है एसेट्स और आपको चाहिए होती हैं लाइबिलिटीज़। वैसे तो ये काम मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकता हूँ, 3 मार्क्स का है, फिर भी मैं कुछ वर्किंग करके दिखाता हूँ एग्जामिनर। सर क्वेश्चन पेपर में तो यहाँ कोई भी डाटा नहीं है, सारा डाटा हमारे पास इंसर्ट में। इंसर्ट में जाते हैं बेटा, ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन करना, थोड़ी मेहनत करिए सब लोग। ज़रा मेहनत क्या कीजिए, आपको ओपनिंग वैल्यू निकालनी है। ओपनिंग वैल्यू निकालने के लिए सर मुझे जिन जिन चीज़ों को प्लस करना पड़ेगा ऑन कैलकुलेटर, मैं उन चीज़ों की सर यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहले सर मेरे पास नॉन करंट एसेट है, प्लस होंगे सर मेरे पास। उसके बाद कैश एट बैंक है, प्लस होगा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स है, प्लस होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, माइनस होगा। प्रीपेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे। अक्रूड है सर, इसको माइनस करेंगे। इन्वेंट्री टूर्नामेंट की प्राइजेस की है, प्लस करेंगे। वेजेस अक्रूड है सर, यहाँ तक तो मेरे पास आ गया। अब क्लोजिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको क्लोजिंग में कुछ चीज़ें गिवन हैं। जैसे सर क्लोजिंग में आपके पास जो चीज़ गिवन है, क्लोजिंग कह रहा हूँ सॉरी, ओपनिंग में आपके पास कोई चीज़ गिवन इसके अलावा नहीं है सर। इसका प्लस माइनस करके आंसर निकालिए। जिनको मैंने हाईलाइट किया प्लस कर लीजिएगा और जिनको मैंने माइनस छोड़ दिया उनको माइनस कर दीजिएगा। आंसर बताइए सर इसका। 8220। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 8220। चेक कर लो भाई सब लोग, सबके पास यही आंसर आ रहा है। सही है ना? 8220 आ रहा होगा सबके पास आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है। राइट रॉन्ग? अब लेकिन मेरी बात सुनो सब लोग,
सर 8222 के बाद कोई ऐसी चीज क्वेश्चन में अभी भी सामने है जो कि ओपनिंग से ताल्लुक रखती है? बच्चों ने ये गलती की एग्जाम में। मैं लाइफ मेंबरशिप। हाँ, लाइफ मेंबरशिप भी तो है, ये भी तो एक वैल्यू 31 मई 2022 की गिवन है। और वो वैल्यू गिवन कितनी वैल्यू के साथ है सर? वो वैल्यू गिवन है आपके सामने सर 5100। सर जवाब दीजिए, इसमें से मैं 5100 को क्या कर दूंगा सर? माइनस। अब जवाब दीजिए, आंसर क्या बचा आपका? 77120। सही है सर, 77120। सर आपके पास ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब है सर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज का आंसर अगर आपने निकाला तो आपके पास आंसर आ गया क्या आंसर बताया? 77 120। 77120। ये सर आपका एक्यूमुलेटेड फंड है। अब ऊपर आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल करके उसमें लिख देना है, खुद लिख देना है। फिर सर आपने यहाँ एक और लाइन ड्रॉ की। अब आपको क्लोजिंग के लिए बात करनी है, तो क्लोजिंग के लिए मैं जरा फिर हाईलाइट करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। प्लस प्लस अरियर्स प्लस प्रीपेड टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस अक्रूड को माइनस इन्वेंट्री ऑफ टूर्नामेंट प्राइजेस, और फिर ये सही है सर। सबको प्लस माइनस कीजिए, आंसर निकालिए। इन सबको प्लस माइनस करके एक आंसर निकालिएगा। 84500। आंसर आया 84500। अब जवाब दीजिए। अब कुछ स्क्रीन पर है या कोई वर्किंग हम कर चुके हैं? कुछ बचा है? कुछ बचा है? मैं बताऊं क्या बचा है सर? ये बचा है, ये जो हमने पहले काम किया है, इसका 8000 लाइबिलिटी हमारे लिए। 8000 की लाइबिलिटी हमारे पास यहाँ गिवन है, तो थोड़ा सा होशियारी से काम करना था आपको। तो क्लोजिंग आपने 84 ये निकाला, 84500, इसमें से 8000 को अब आप क्या कर देंगे सर? माइनस। आंसर निकालिए। 76500। 76500 सर, ये आंसर आ गया। तो सर ये आंसर ले जाके आपने 76500 को यहाँ पे प्लेस कर देना है। आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, इसका मतलब है डेफिसिट आ गया आपके पास सर। तो आपने सर यहाँ पे मेंशन किया सर क्वेश्चन में मेरे पास डेफिसिट आ रहा है, आंसर निकालिएगा। 620। सर आंसर आ रहा है इसका 620, और 620 आपका डेफिसिट है, राइट? हमजा, बात क्लियर है? सर अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस मेड ऑन होल्डिंग टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। इजी इजी जॉब है। इजी जॉब इस तरह से है कि सर आपके पास सबसे पहले तो सर टूर्नामेंट की सेल्स गिवन होंगी। फिर सर टूर्नामेंट में आपके पास इन्वेंट्री भी है, तो आप उसके लिए क्या निकालेंगे? उसके लिए आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। फिर सर उसमें आपके पास क्या है? सर उसमें आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो आप सर उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर भी बात करेंगे। फिर सर आपके पास इसके अंदर क्या मौजूद है? परचेजेस, उस पर बात करेंगे। फिर आपके पास क्या है सर? फिर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है सर, उसकी बात करेंगे। यहाँ आ गया सर मेरे पास ये सारा। अब सर सेल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपकी इनकम या सेल्स कितनी गिवन है? सर मैं यहाँ गया क्वेश्चन में वापस, तो टूर्नामेंट के प्राइजेस आपके पास, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हैं आपके पास। टूर्नामेंट की एंट्री फी जो है ना, वो आपके पास गिवन कितनी है? 15200। तो सर हमने यहाँ के लिखा, इसकी सेल्स हो रही है सर आपके पास 15200। इन्वेंट्री का ओपनिंग, इन्वेंट्री का क्लोजिंग गिवन है। इन्वेंट्री 630 और 980 की गिवन है। यहाँ लिखेंगे आप आके इसके अंदर 630 980, 980 होना चाहिए आई थिंक, 980, राइट। फिर हमें परचेजेस निकालनी है सर इसकी। क्वेश्चन में सर ट्रेड पेबल्स नहीं गिवन है। अगर ट्रेड पेबल्स होते तो हम उस पर जाते, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। टूर्नामेंट की एंट्री फी जो है ना, उसके बारे में जो पेमेंट हो रही है प्राइजेस की, जो प्राइजेस हैं वो हमारे पास 2800 के हैं। तो हमने सर डायरेक्ट यहाँ जाके 2800 2800 यहाँ लिख दिया। सर इसका आंसर निकाल लीजिए, इससे इसका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। पहले तो इसका आंसर निकालिए मुझे। 2450। 2450 2450 सही है। जी सर। डन है। 800 है ना, 630 980। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही होगा। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। आंसर क्या आ रहा है इसका? चेक करो प्रॉफिट। 12750। सर 980 तो ओपनिंग होगा ना, और 630 हाँ हाँ तो हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैंने गलत लिखा ना यार। मैं ये तो देख रहा हूँ कि ये गलत है कुछ। सर इसकी वैल्यू 980 और 630 आएगी ना, अब सही है ना यार? ये हमने उल्टा लिख दिया। 3150। क्या आंसर आ रहा है इसका? 3150। 50। मैंने यही यहाँ देख रहा था, मैंने वही देखा कि ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। सही है सर, इसका आंसर ये आ गया सर। इसको माइनस कीजिए, आंसर निकालिए इसका। जीपी 12050। 12050। और फिर सर यहाँ आ जाएगा सर, इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ के एक्सपेंसेस। अब थोड़ा सा स्पेस कम है। अब एक्सपेंसेस आपके पास दो हैं, मैं उनको यहाँ एडजस्ट करने की एक साथ कोशिश करता हूँ। सर एक्सपेंसेस में आप जाएँ क्वेश्चन के अंदर, एक आपके पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये गिवन है। क्वेश्चन में देखें, टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम पे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है।
तो टूर्नामेंट एक्सपेंस की जो वैल्यू है मैं उसको यहीं एडजस्ट करता हूँ, आप उसे क्वेश्चन पेपर पे एडजस्ट करेंगे बाद में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपके कितने के हैं सर? 11,520। प्री पेड के टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के ओपनिंग को आप इसमें कर देंगे प्लस, क्लोजिंग को आप इसमें से कर देंगे माइनस, फिर आप अक्रूड को 445 को सर आप इसमें क्या कर देंगे माइनस, और 430 को आप इसमें कर देंगे प्लस। तो सर ये आंसर आ गया आपके पास। सर अब आंसर बताइएगा मुझे क्या आ रहा है इसका। 11100। और कोई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ रहा है एक्सपेंसेस का। फिर से बोलिएगा 11100। सर। इसका आंसर आपके पास बन रहा है सर 11100। चेक कर लो कोई ऐसी चीज जो हमारे पास बची हो, कुछ भी टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंस चेक कीजिए। अरे फिर वही गलती की है, पूछो क्या सर 910 आ रहा है। गलती क्या की अरीब? ये ओपनिंग है। रीजन। हाँ ये बस ये गलती ना कर देना भाई। इसको क्या करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस, और इसको करेंगे माइनस, और इसको कर देंगे आप इस बार आके प्लस। अब आंसर निकालो, आंसर बताओ। 11940। 11940 सर इसका आंसर आ गया। अब जो ये 11940 है, यहाँ लिखा मैंने आगे सर 11940। सर मैं यहाँ तक लिखूंगा और इसके बाद सर मेरा प्रॉफिट आएगा। सर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेते हैं सर। तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट आ रहा है, 011। हाँ 110 आ रहा है सर इसका प्रॉफिट, राइट। जी सर। फिर लि- फिर लिखा हुआ है सर प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो आपके पास इसका बनाना है आपने। सबसे पहले सर आप इसके अंदर इनकम की हेडिंग डालेंगे। स्पेस का ख्याल रखिएगा, ज़रा कम कम ही स्पेस यूज़ कीजिए। क्वेश्चन पेपर का स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके पास सर सब्सक्रिप्शन आएगा। अब मसला ये है कि सब्सक्रिप्शन में आपके पास क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एक लाइव सब्सक्रिप्शन तो निकाला हुआ है, लेकिन एक आपके पास एक सब्सक्रिप्शन आपके पास और भी आएगी। एक सब्सक्रिप्शन आपके पास आ रही है 1100 की। तो आप सर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में यहाँ के लिख देंगे सर एक सब्सक्रिप्शन तो 1100 की है प्लस। दूसरी सब्सक्रिप्शन के लिए मैं क्वेश्चन में गया, मैंने सर देखा ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन मुझे 28,600 की जो है वो रिसीव हो रही है, और पूरा उसका मेरे पास यहाँ पे डाटा जो है ना वो डाटा मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इस डाटा की बात करूँ जिसको अभी अभी मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको ये प्लस और माइनस यहीं डायरेक्ट करके दिखाऊँ। 850 को आप इस 2860 में क्या कर देंगे प्लस, और सर इस 250 को आप इसमें से क्या कर देंगे माइनस, और फिर आप 150 को इसमें क्या कर देंगे सर, 150 को आप कर देंगे माइनस, और क्लोजिंग अरियर्स को आप कर देंगे प्लस। और अगर इसका टी अकाउंट बना लिया जाए जल्दी से क्योंकि कन्फ्यूजन कम होती है उसमें, तो आप सर सबसे पहले यहाँ, बैड डेट भी है हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सब्सक्रिप्शन का। वो तो हम डायरेक्ट वहाँ से माइनस कर सकते हैं ना बैड डेट्स में से। तो अब सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए सर हमें ये करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन एंड अरियर्स हैं तो मैंने यहाँ के लिखा सर 850। दूसरी तरफ मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ के लिखा 450। फिर यहाँ क्या वैल्यू आएगी आपकी 250 और 150। तो ये एडवांसेस की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ लिखी 250, और यहाँ आपने लिखी सर इसकी वैल्यू 150। बैड डेट, बैड डेट में क्वेश्चन में चेक करें इसके अंदर बैड डेट कितने के थे, बैड डेट थे आपके सर 500 के। तो यहाँ पे आके सर आप मेंशन करेंगे बैड डेट, और आपने पूरे साल में 28600 रिसीव किया है। तो भाई आपके पास यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा। सर निकाल लीजिए इनकम, वैल्यू बताइएगा मुझे। वैल्यू निकाल लीजिए सर इसकी। खामोशी क्यों गई भाई, जल्दी करो। 2800। टू 28,800। और 800 सर, 800 सर इसका आंसर आ गया। ये आपकी इनकम बन गई। अब ये इनकम जो है सर आप इसको मूव कराएंगे किसके अंदर, आप इसमें ले जाके इनकम में यहाँ पे लिखेंगे और 28,800 ये हमने वर्किंग कर ली। सर अब इसको प्लस कर लें, प्लस करने के बाद सर इसको प्लेस कर दें। नहीं नहीं, शायद ये इसका टोटल है 28,800। नहीं सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ सर, इसका टोटल नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी और वो लाइफ है, दोनों को प्लस कर लें। आंसर बताएं। 29,900, 29,900 हो गया। उसके बाद सर आपके पास टूर्नामेंट के
टूर्नामेंट का प्रॉफिट आया था अभी अभी, तो टूर्नामेंट प्रॉफिट आपके पास सर क्वेश्चन में कितना आया 110। दो ही टोटल आपके पास सर काम है, या तो आप सब्सक्रिप्शन से कमाते हैं या तो आप टूर्नामेंट से कमाते हैं। सर इनका टोटल निकाल लीजिए, इनका टोटल सर आपके पास कैलकुलेट कर अगर मैं करूँ इसको, तो इसका आंसर आपके पास बन रहा है 30010। सर मैंने यहाँ तक आंसर लिख दिया। उसके बाद सर आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा सर एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ लिखा सर आएगा आपके पास एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में आ जाए, एक्सपेंडिचर में आपके पास सर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप मेंशन करेंगे सर, हमारे पास सबसे पहले एक्सपेंडिचर के अंदर वेजेस गिवन है। सर आप यहाँ पे आके मेंशन करेंगे सर, यहाँ आ जाएंगे हमारे पास वेजेस, और वेजेस का जो हमारे पास वेजेस हमने साल में पे की हैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन नहीं दे रहा, बस हमें ये बता रहा है ओपनिंग अक्रूड है क्लोजिंग अक्रूड है। तो ओपनिंग को आप माइनस, क्लोजिंग को आप प्लस करेंगे। वेजेस कॉस्ट इनकर्ड तो हम बैंक अकाउंट बना सकते हैं। बैंक अकाउंट बना तो सकते हैं, लेकिन ये देखो हमारे पास वेजेस की वैल्यू गिवन है, तो वेजेस हमारे पास 16, हमारे पास वेजेस की वैल्यू गिवन है, हम अरे रबड़ नहीं चल रहा, ये आ गया सर 1616970 यहाँ लिख सकते हैं। और वेजेस का ओपनिंग हमारे पास 650 और 920 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर 650 और यहाँ लिख सकते हैं 920, और हमारे पास सर इसका आईएस आ जाएगा। आईएस निकाल लीजिए इसका, आईएस बताइएगा वेजेस का क्या आया। 17,240। 17,240। सर क्या गलती की हमने, कोई गलती की हमने, कोई एरर, कोई ऐसी चीज कुछ किया हमने। वेजेस वेजेस हम वेजेस के बारे में देख रहे हैं, कुछ वेजेस का एरर हमने किया है क्या, उल्टा कर दी। ये भी उल्टा कर दिया। सही कह रहे हो, क्यों, तो अक्रूड है, सही किया है ना, नहीं नहीं सही किया। तो फिर क्या गलती है, वेजेस में कोई एरर है क्या। यानी आप कह रहे हो 16,970 प्लस 920 माइनस 650, आंसर दोबारा से रीचेक करो। 17,240 आ रहा है सर। आंसर तो सर 17,240 आ रहा है, क्या गड़बड़ हो सकती है सर, इसमें कोई गड़बड़ है, क्वेश्चन को चेक करें। ये आईएएस दिया हुआ है। हाँ वेरी गुड, वेजेस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बेटा ये आईएससी दिया हुआ है। ये जो 697,240 है ना, ये गिवन है आपको, यानी मैं यहाँ लिखूँ 16,970, जो अमाउंट पे किया है वो निकालना है। हमजा बात समझ में आई, आ गई बात समझ में। उमर बात समझ में आई, 700। उमर क्वेश्चन में आईएस गिवन है, राइट। हाँ अब सर आगे बढ़े सर, क्वेश्चन के अंदर वेजेस, वेजेस की वैल्यू आपके पास आती है सर 16,970, सर वैल्यू आ गई। उसके बाद सर आप यहाँ पे बैड डेट्स को फिक्स कर सकते हैं, इजी है अब तो। बैड डेट्स आपके पास आ जाएगा सर 500। उसके बाद सर आपके पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सर मैंने लिखा यहाँ के अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो सर सबसे पहले तो मेरा डेप्रीसिएशन चार्ज है सर 80 कुछ करके, चलो इसको भी अलग कर देता हूँ, तब भी है मेरे पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताएं सर क्वेश्चन में कहाँ पे गिवन थे मेरे पास अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एनीवन, क्या और मजीद एक्सपेंसेस हैं मेरे पास, हैं तो मुझे कहाँ से निकाल, डेप्रिसिएशन बस सिर्फ डेप्रीसिएशन है और कुछ भी नहीं है, नहीं, डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ भी नहीं है। श्योर। अच्छा क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ो, ये मैंने पढ़ा था, मैंने इग्नोर किया कि मैं तुम लोग को आखिर में दिखाऊंगा। क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ो, क्वेश्चन को तो पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द बैलेंसिंग फिगर इज टू बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्लस तो निकाला हुआ है शायद हमने, डेफिसिट निकाला हुआ है हमने, डेफिसिट। तो इसका मतलब है सर हमारे पास जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन तो क्वेश्चन में स्ट्रेट गिवन है, और वो कितने की गिवन है सर, वो गिवन है आपके पास 8050 की। तो सर आपको डेफिसिट गिवन है क्वेश्चन में, अभी आपने इससे पहले वाले पार्ट में डेफिसिट निकाला है, और डेफिसिट आपने कितने का निकाला था सर क्वेश्चन में, डेफिसिट था आई थिंक आपके पास 620 का, 620। 620 का सर आपके पास डेफिसिट है, तो नेगेटिव था। अब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कीजिए, आपका ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी,
इन दोनों वैल्यूज को सर आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है आपके पास। एक्सपेंस ज़्यादा होंगे आपके, यानी 30010 में ऐड करिए, आंसर निकालिए इसका। 30630। अब रिवर्स कीजिए इसको, इसमें से इस वैल्यू को सर आपने माइनस करना है, इस वैल्यू को आपने माइनस करना है, और इस वैल्यू को भी आपने माइनस कर देना है। आंसर निकाल लीजिए। 5110। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 5110। तो भाई क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, देखने में आसान लग रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आ गई बात समझ में? सर यहाँ तक आपके पास ये डेफिसिट वाला मामला खत्म हुआ। अब 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। फिर देखते हैं सर अगला क्वेश्चन। द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द क्लब इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द एंट्री फी फॉर द टूर्नामेंट बाय 10% upcoming years. Advise the committee whether or not it should increase the entry fee for the tournament by 10%. Advise whether or not. What do you suggest? क्या कहते हैं आप सब लोग? टूर्नामेंट की एंट्री फी, क्योंकि टूर्नामेंट की अगर, हाँ प्रॉफिट वैसे ही कम है, डेफिसिट में आप वैसे ही हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो और मजीद आपको डेफिसिट का सामना होगा। सही है। और एक और मसला भी है कि अगर नंबर ऑफ जो टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स आते हैं ना आपके पास, अगर वो सेम रहे, अगर वो नहीं बढ़े, तो जाहिर सी बात है आपको तो फिर दोबारा से डेफिसिट का सामना होगा। तो बेहतर ये है कि आप एक बार क्या करें, आप अपनी फ़ी बढ़ा दें। आ रही है बात समझ में? अच्छा एक और बात भी समझे, ये कह रहा है टूर्नामेंट की फ़ी जो है ना, वो मैं एक मिनट यहाँ देखता हूँ, टूर्नामेंट की फ़ी 10% से बढ़ा दें। 10% से, गौर से देखना मेरी बात सुनो। अगर मैं 10% से फ़ी बढ़ा दूंगा तो मेरे टूर्नामेंट का प्रॉफिट कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? मैं यहाँ लिखता हूँ सर, मैं अगर फ़ी बढ़ा दूँ तो मेरी सेल्स कितने से बढ़ जाएगी टूर्नामेंट की? 10% से, तो 110% हो जाएगी। ज़रा 15,200 का 110% निकालो। 16720। 15,200 का सर 1110, तो क्या आंसर आ गया? 16270 है ना? नहीं, 16720। 16720 सही है। तो एक काम करो, 15,200, यानी अगर मैं अपनी फ़ी बढ़ा दूं तो 15,200 बढ़ जाएंगे ना? नहीं, 1520 बढ़ जाएंगे। सॉरी सॉरी यार, 1520 बढ़ जाएंगे ना? 1520 बोले हमजा, हाँ या ना? जी सर। अगर मैं यस 10% फीस बढ़ा देता हूं तो जवाब दो, मेरे 10% की फीस बढ़ाने से क्या मेरा डेफिसिट कवर हो गया? यस सर। अच्छा अगर मैं 5% बढ़ा दूं, 15,200 का 5% बढ़ाइए, अब चेक कीजिए क्या बना। यस सर, 760। 760। तो भाई अगर मैं सिर्फ 5% भी बढ़ा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मैं 5% भी बढ़ा दूं तो मेरा डेफिसिट कवर हो जाएगा। तो ये क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये एनपीओ है, तो भाई इनको 10% के बजाय आप एडवाइस कर सकते हैं 10% नहीं 5% बढ़ा दो, आपका आपका डेफिसिट सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई अरीब? 5% से भी काम हो जाएगा। अच्छा अब अगर ये बात भी समझ में आई तो फिर सर आप इसके नेगेटिव भी बताएं। नेगेटिव ये बताएं कि सर पॉपुलैरिटी में कमी आएगी, जो आपका टूर्नामेंट है हो सकता है उसका ग्राफ नीचे आ जाए, डिस्करेज हो जाए मेंबर्स, और डिस्करेज इस वजह से हो जाए क्योंकि वो मेंबरशिप फ़ी भी पे करते हैं, फिर वो टूर्नामेंट की फ़ी भी पे करेंगे, तो हो सकता है उनके लिए ये डिसअपॉइंटमेंट हो गया, यार हम वो भी पैसे पे करते हैं, फिर हम टूर्नामेंट में भी पैसे पे करते हैं, फिर आउटसाइडर्स आते हैं या हम खुद ही अकेले खेलते हैं, तो यार फीस बढ़ना तो अच्छी बात नहीं है, वो डिस्करेज करता है लोगों को क्लब से। अरे ये बात समझ में? लेकिन फिर भी अगर वो डिस्करेज हो भी रहे हैं तब भी आपको फ़ी बढ़ानी है, क्योंकि डेफिसिट में तो आप हॉस्पिटल भी नहीं चला सकते। मेरी बात समझ में आई है? डेफिसिट में तो नहीं चल सकता। हाँ 10% के बजाय आप एडवाइस कर दें भाई 5% बढ़ा दें, आपका सरप्लस जो है ना वो आप डेफिसिट से सरप्लस की तरफ मूव हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है सबको? लो जी यस सर, क्लियर। डन। अब आते हैं सर एक और क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है वो बड़ा मजे का है, ये मेरा बड़ा, मैंने ये क्वेश्चन देख के आपका ये स्टेटमेंट उठाई थी, ये मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। आप देखें आप भी इसको कितना जल्दी एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। सर आपके पास क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा है टी जी PLC is an expanding business with the financial year ending 31st December. A junior member of accounts staff took the statement of financial position of the company and prepared the draft statement of cash flows. Profit for the year given है, increase in the property of equipment given है, increase in inventory given है, increase in trade receivables given है, increase in trade payables given है, टैक्स पेबल का भी इंक्रीज उसने दे दिया आपको, डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल गिवन है,
तो आपको उसने इंक्रीज डिक्रीज दे दिया सारे, इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन रिजर्व भी उसने कैश फ्लो में लाके रख दिया, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन लाके भी यहीं रख दिया जो कि आना चाहिए, डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम भी उसने यहीं लाके रख दिया, आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर कैश फ्लो, फिर आपके सामने से क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज आ गया, डिविडेंड पेड इसमें गिवन है, नेट कैश फ्लो गिवन है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा ना आपको थोड़ा याद दिलाऊं तो इन्वेस्टिंग मार्क करते हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इंक्रीज इन बैंक लोन, नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड पेबल्स, तो ये आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर सर आपके लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और रिवैल्यूएशन रिजर्व नथिंग, डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज़ के अंदर डिविडेंड, डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो बैंक बैलेंसेस, ये सब तो आ गया। लिखा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट शोड द लॉस ऑफ लॉस स्टेटमेंट, the statement of profit or loss showed the tax charge 32,000 and finance expenses 15,000। फाइनेंस एक्सपेंसेस आपके इस साल के ये इनकम स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये पे नहीं हुए होंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखे हुए होंगे लेकिन ये पे नहीं हुए होंगे। ठीक हो गया सर, मैंने यहीं छोड़ दिया। शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डॉलर वन ईच, 2 shares issued were made during the year, 2 share issue were made during the year, 2 दफा शेयर इशू हुआ है। First was bonus share, 300,000 shares, which was funded entirely from the share premium. The second was the right issue of 100,000 shares at a premium. कब कितना प्रीमियम वो भी उसने नहीं बताया, और बोनस शेयर उसने बता दिया आपको। तो बोनस शेयर के लिए तो सर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि सर अगर क्वेश्चन में यहाँ कहीं किसी तरह मुझे ये पता चल जाए एक शेयर की क्या वैल्यू है, तो मैं ये कहूँगा सर 3 लाख को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए सर 3 लाख। तो इसका मतलब है 3 लाख, ये जो आपके पास यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 4 लाख का जो इंक्रीज हो रहा है, ये मैंने यहाँ लिखा सर अगर आपके पास 4 लाख का इंक्रीज था उसमें से 3 लाख का इंक्रीज तो सर बोनस शेयर इशू का था। तो बोनस शेयर इशू वाला मैंने अमाउंट निकाल दिया, तो इसका मतलब है आपके पास अमाउंट कितना बच गया, अमाउंट आपके पास बच गया सर 1 लाख। 1 लाख, द सेकेंड वॉज राइट शेयर इशू एट अ प्रीमियम। अब मसला ये है सर, अगर सेकेंड वाला 1 लाख का अमाउंट बच रहा है तो प्रीमियम कहाँ है, वेयर इज द प्रीमियम पार्ट, एनीवन? बोनस शेयर इशू प्रीमियम में से माइनस हुआ होगा, है ना, बोनस शेयर इशू प्रीमियम में से क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। यस सर। तो फिर प्रीमियम है उसको ऐड बैक करेंगे और फिर जितना होगा हमारा शेयर प्रीमियम होगा। तो पहले तो ये बताओ बोनस शेयर इशू की वजह से अमाउंट कितना मेरा माइनस हुआ होगा? 300,000, 3 लाख। तो 3 लाख मुझे किस में से माइनस करने चाहिए? शेयर प्रीमियम में से, तो हम इस बार ऐड करेंगे उसमें ऐड करो, मुझे बताओ क्या वैल्यू लिखेंगे हम सर? 50,000, कैसे? क्योंकि 250,000 का डिक्रीज है तो 300,000 अगर ऐड बैक कर देंगे तो 50,000 का इंक्रीज होगा, तो 50,000 हमारे शेयर प्रीमियम होगा। और कोई बंदा, कोई और लॉजिक नहीं रहे, कोई बंदा, एनीवन, कोई तरीका इजाद करो भाई। समझ लो एग्जाम में बैठे हुए हो और डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हो सर, यहाँ 2.5 लाख का सर डिक्रीज है। अगर ये 2.5 लाख का डिक्रीज है तो इसका मतलब है सर 2.5 लाख का डिक्रीज नहीं होना चाहिए था, डिक्रीज कितने का होना चाहिए था सर, डिक्रीज होना चाहिए था 3 लाख का, राइट? ऐसा ही है। यस सर। अब 2.5-3 लाख का डिक्रीज होना चाहिए था शेयर प्रीमियम में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने राइट इशू किया और कुछ प्रीमियम कमाया, तो जो आपने प्रीमियम कमाया वो प्रीमियम यहाँ आना चाहिए। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी आपके पास, कोई बता सकता है? ब्रॉड डाउन कितना था? 250 का तो डिक्रीज इन प्रीमियम आया है, तो जो डिक्रीज इन प्रीमियम है क्वेश्चन बोल रहा है वो आया है 250, यहाँ लिखा मैंने आगे 250, यहाँ 250 सही है हमजा? सर 250 क्लोजिंग वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि वो ओवरऑल चेंज बता रहा है। तो इसका मतलब है सर क्लोजिंग वैल्यू 250 होनी चाहिए और मेरी ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू मेरी से 300,000 होनी चाहिए। तो ओपनिंग वैल्यू क्या होगी मेरी? 550? नहीं, ओपनिंग का तो मुझे कुछ नहीं पता। अगर ओपनिंग पता होता तो मैं यहाँ लिखता कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, पता नहीं है मुझे, अब क्या करूँ, अब तो फंस गया। टी अकाउंट की 2 चीज़ें तो मैं नहीं निकाल सकता, फिर मैं क्या चेक करूँ, एनीथिंग। कोई बच्चा, आई नीड द, लाइक मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, इसमें बोलें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का जो 4 लाख है से देन पेड शेयर प्रीमियम का दोबारा बोलना। डिविडेंड पेड शेयर प्रीमियम से हो सकता है। डिविडेंड पेड जो है नहीं, शेयर प्रीमियम से नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है।
तो शेयर प्रीमियम नेगेटिव में तो आपने उसको उसकी रेगुलर जगह पे क्यों लिखा है 250? कहाँ लिखूँ फिर? बस नेगेटिव में नहीं है, डिक्रीज हो रहा है। 250 का वहाँ यही कह रहा था, वो 300,000 सीडी ही होगा। कौन सा वाला 300,000? 300,000 सीडी होगा, डिक्रीज में हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। हाँ बल्कि डिक्रीज में लिखेंगे ना फिर सर। डिक्रीज तो 250 से हुआ है इसकी ना। क्लोजिंग वैल्यू जीरो है सर। इसका बैलेंस क्या कहते हैं, बीडी जीरो होगा। सॉरी बैलेंस कैरी डाउन शीट जीरो। बैलेंस कैरेट डाउन जीरो होगा तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वजह से वैल्यू कितनी आएगी सर मेरे पास? 3 लाख या 50,000? 50,000 सर। तो ओपनिंग क्या बनेगा सर मेरे पास? 3 लाख। हम्म। अब ये बात कहाँ लिखी है, कैसा हुआ है? लॉजिक बताओ मुझे इसकी, मुझे लॉजिक चाहिए भाई। इससे 2 लाख होगा ओपनिंग। चलो ओपनिंग 2 लाख होगा, मान ली मैंने बात। लॉजिक बताओ भाई, लॉजिक क्लियर करो मुझे, कोई एक बच्चा शाबाशी मिलेगी उसे। लॉजिक क्लियर करो, व्हाट इज द लॉजिक? क्या हुआ क्योंकि प्रीमियम? शेयर प्रीमियम में 250 का डिक्रीज है, तो इसका ये मतलब है कि जो हमने बोनस शेयर इशू किया वो वहां से हुआ है, तो अच्छा 300,000 का डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन अगर 250 का डिक्रीज है तो उसका 50,000 में ऐड बैक भी हुआ है, तो उसका हमने जो शेयर प्रीमियम था वो मतलब जो हमने सेकंड राइट इशू शेयर किया 1.5 पे किया होगा, जिसमें से 1 उसकी पार वैल्यू होगी और 0.5 शेयर प्रीमियम होगा उसका। सही है, मान ली मैंने बात। कोई और बात? सही कह रहे हो तुम हमजा, बात तुम्हारी सही है। तो मैथमेटिकली क्योंकि प्रूफ कर रहे हो उसको, तो बात बिल्कुल सही है। जो चीज़ इंक्रीज हुई है वो इसी तरह इंक्रीज हुई है। सर अगर आप ना थोड़ी देर के लिए गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा इंक्रीज इन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके पास कितने का हुआ है सर? 4 लाख का। ज़रा पुरानी पुरानी सी ना बात करते हैं, ज़रा पुराने हो जाते हैं, ओ लेवल्स में चले जाते हैं। मैंने कहा सर आपका 4 लाख का इंक्रीज़ आया। इस 4 लाख के इंक्रीज़ में 3 लाख का आपका इंक्रीज़ जो है ना, 300,000 का इंक्रीज़ आपका क्या है? आपका बोनस शेयर इशू है। और आपका 1 लाख का इंक्रीज जो है ना, वो राइट शेयर इशू है। तो मैंने ये कहा कि सही आपके लिए राइट शेयर। अब मैंने इसको भी पहले तो अलग कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2.5 लाख का डिक्रीज आया शेयर प्रीमियम के अकाउंट में। 2.5 लाख का डिक्रीज है। अब 2.5 लाख का डिक्रीज तो इसी सिचुएशन में आ सकता है कि आपके पास पहले का भी 2.5 लाख उसके अंदर मौजूद हो, है ना? 2.5 लाख मौजूद होंगे तभी आएगा, वरना तो नहीं आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने किसी प्रीमियम अकाउंट के ऊपर ना, प्रीमियम था आपके पास, उस पर आपने चार्ज किया। एक लॉजिक तो ये सीधी सीधी सी बात क्वेश्चन में ये कर दो कि सर आपने प्रीमियम को 2.5 लाख से डिक्रीज किया। अगर आपने 2.5 लाख से प्रीमियम को डिक्रीज किया तो आपके पास कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस इसका पहले से ही मौजूद होना चाहिए था। वो कैसे? क्वेश्चन कह रहा है बोनस इशू आपने किए हैं 3 लाख के। तो 3 लाख के तो बोनस इशू आपने किए हैं, तो इसका मतलब है कि बोनस इशू तो पूरा का पूरा फंड होगा किसके पास से? पूरा का पूरी उसकी फंडिंग होगी किसके पास से? शेयर प्रीमियम में से। तो पहले तो बात ये सुने, आपने यहाँ लिखा कि कितना, यहाँ लिखा आपने कितना? 3 लाख। 3 लाख के पूरे प्रीमियम यहाँ चले गए। राइट रॉन्ग या गलत? राइट सर। तो ये तो डिक्रीज 300,000 से हो गया। कोई लॉजिक क्लियर करो ना यार, ये शेयर प्रीमियम वाली। एनीवन? बेटा A2 में हो, बात करो, वरना फिर फंस जाओगे किसी दिन एग्जाम में। 300,000 का डिक्रीज है, 50,000 का इंक्रीज है, तो फिर नेट डिक्रीज हमारे पास 250 का हुआ। तो उसने तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है बस डिक्रीज इन 250। वो तो 250 से डिक्रीज दिखा रहा है बस शेयर प्रीमियम का। तो नेट बता रहे हैं ना, नेट डिक्रीज कितना हुआ। कहाँ लिखा है नेट डिक्रीज? डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम बता रहा है, डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम बता रहा है 250। नेट डिक्रीज क्यों बताएगा? सोचो ना, अच्छे से सोचो। ब्रॉड डाउन वैल्यू कुछ ओपनिंग होगी। और क्लोजिंग का डिफरेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस बताया हुआ है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ये है तो इसका मतलब है सर ओपनिंग की वैल्यू 50,000 और क्लोजिंग में कोई वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमारे बकौल क्लोजिंग में तो कोई वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए। नहीं ओप सर, ओपनिंग 50,000 की होगी, ओपनिंग इतनी होगी कि वो 300 को कवर कर सके। हाँ, ओपनिंग इतनी होगी कि वो 300 को कवर कर सके। तो कितनी होगी ओपनिंग? अब बोलो, अब सही बोल रहे हो। ओपनिंग बोलो कितनी होगी? 300,000 प्लस। तो प्लस कितना प्लस? कहाँ से लाऊं? मैं बता रहा हूँ, ये 300,000 से ज्यादा ही होनी चाहिए ओपनिंग। हो गई, मैंने एक्स कह दिया उसे। अब क्या करूं? राइट शेयर इशू के कितने पैसे इंसर्ट डिक्रीज करूंगा? होगा वो 300,000 का हुआ कितने शेयर का? प्रीमियम में। यहाँ पे 300,000 का डिक्रीज होगा राइट हैंड साइड पे, और फिर हम ऐड बैक करेंगे इसके अंदर 50,000 यहाँ पे शेयर प्रीमियम के नाम से, ऑर्डिनरी फिफ्टी शेयर थाउजेंड प्रीमियम। मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब अब भी वो ढाई और लाख है। ये 300,000 होना चाहिए यहाँ पे सर। यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए सर आपके पास? 300,000। हम्म। तो ओपनिंग वैल्यू आपके पास कितनी आनी चाहिए सर? 250,000। राइट? नहीं
300,000 से ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमने जो फर्स्ट टाइम जब हमने बोनस शेयर इशू किया था, तो बस बैंक मतलब शेयर प्रीमियम इतना था कि हम उसको कवर कर सकें। फिर बात वहीं आ गई घूम फिर के, तब क्या करें? ये अकाउंट तो नहीं मैच हो रहा ना, क्या करें? इस लॉजिक को कैसे क्लियर करें कि यार हमने कितना पैसा किस अकाउंट में कितने हिसाब से किस हिसाब से डाला? तुम कर भी सही रहे हो, अमाउंट भी सही निकाल रहे हो कि 1.5 लाख रुपए, लेकिन उसकी कोई वो नहीं बता रहे हो कि उसको हमने निकाला कैसे, उसको हमने क्रिएट कैसे किया, कैसे लाएंगे? अरीब सोचो ना। राइट इशू का पैसा आप किस तरह कैलकुलेट करके यहाँ पे निकालेंगे? कोई तो तरीका होना चाहिए, या मैं कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक्स बोल रहा हूँ? शायद ऐसी कोई कहानी नहीं है, इन अकाउंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सीधी सी कोई बात है वो करनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि मैं कैसे मानूं कि प्रीमियम का पैसा कितना है? हाउ डू आई नो प्रीमियम में इतने पैसे लगे? अरीब बोलो ना यार बॉय। मैं इस क्वेश्चन पे तो टाइम लगाने के लिए आया था कि यार ये बच्चे जवाब देंगे इसका। सर मैंने शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाया, गौर से देखिए। अगर मैंने शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाया तो मेरे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस इसमें इतना है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यहाँ है, और सर फिर मैंने दोबारा से क्या किया, मैंने दोबारा से ऑर्डिनरी शेयर इशू किया और मेरा एक सीडी बैलेंस आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा डिक्रीज इंक्रीज जो है वो 2.5 लाख का है, डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम। मैंने कहा मेरा डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम 2.5 लाख का है, सही हो गया। अगर ये मेरा डिक्रीज है तो ओपनिंग और क्लोजिंग का मेरा डिफरेंस जो है, हाँ बोलें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2.5 लाख का थोड़ी ना होगा, 300,000 का होगा, क्योंकि मैं बोनस शेयर इशू किया तो शेयर प्रीमियम से पूरा 300,000 माइनस होगा। यहाँ लिखूँ मैं 300,000, राइट? इतना डिक्रीज हुआ हाँ। है। अब सही बोल रहे हो। सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3 लाख। अगर यहाँ 3 लाख आएगी तो जवाब दीजिए ये कितना, या इसने कितने का डिक्रीज दिखाया आपको? इसने इसका डिक्रीज दिखाया 2.5 लाख का। तो इसका मतलब है सर 2.5 लाख से ये वैल्यू डिक्रीज कर गई है। तो 2.5 लाख से ये वैल्यू डिक्रीज कर गई है, तो मैंने ये कहा सर आपके पास ओपनिंग वैल्यू कितनी है? ओपनिंग वैल्यू आपके पास है 2.5 लाख, राइट? और नहीं सर, फिर ओपनिंग वैल्यू 2.5 लाख नहीं होगी। फिर कितनी अगर होगी? ओपनिंग वैल्यू बता रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिक्रीज इतना है, मतलब 5,500, उसका मतलब 300,000 प्लस 250, तो हमारे पास बीडी आएगा। 300,000 प्लस 250, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आंसर आएगा सर आपके पास? 5,50,000, ऐसा? हाँ। तो फिर हमने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कितने वैल्यू लगाए सर जाके? 50,000। इन नहीं, दोनों पर को हमने, 50 है नहीं तो पूरा ही एक साथ हो जाएगा ना, तो पूरा ही बैलेंस होना है ना। चाहिए। ये सीडी में 2.5 लाख आ जाएगा, बीडी 550 है, यूएससी 3 लाख है, तो वो निकल आएगा जितना हमें प्रीमियम मिला है उससे, राइट इशू से। तो फिर ये 2.5 लाख का सर डिक्रीज बीडी कहाँ और से लाया? सीडी के बीच में 2.5 लाख का फर्क है। हाँ ये सही बोल रहा है ना हमजा। बीडी और सीडी के बीच में 2.5 लाख का फर्क है, बीडी और सीडी के बीच में 2.5 लाख का फर्क है। तो फिर कैसे निकलेगा वो 2.5 लाख सर? तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ फर्ज करो ना हमजा, मैं यहाँ 2.5 लाख रख दूँ और यहाँ मैं कह दूँ कि बचा कुछ भी नहीं, जीरो, अब सही है? सही है, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर क्या, फिर ये शेयर के प्रीमियम इतनी वैल्यू भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले पैसे कमाए थे राइट शेयर इशू करने से पहले शेयर प्रीमियम में। बात बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, एक चीज मिस कर रहे हो हमजा, जल्दी से बोल दो मैं आगे बढ़ जाऊं, वरना मैं समझा दूंगा भाई। 300,000 के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो एक अलग ही मसला है, लेकिन यही मसला तो है क्वेश्चन में पूरे, बाकी सब कुछ तो सही है। जब पैसे थे नहीं तो आपने कहाँ से दे दिए? दे दिए तो फंड कैसे करेंगे? सोचें। 3 लाख आपने फंड कर दिया कहीं से, और 3 लाख आपने उठा के जो है वो दे दिया, आपके पास था नहीं 3 लाख। जब 3 लाख था नहीं तो आपने दिया कैसे? कोई तो सर यहाँ, बस ऑर्डिनरी शेयर 4 लाख के थे ना। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर 4 लाख के नहीं थे, 4 लाख का हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का इंक्रीज हुआ है। हाँ तो उधर से आपने दे दिए ना फिर 3 लाख। नहीं, प्रीमियम के अकाउंट में तो सर अगर हमारे इसको पास, एक इक्वेशन में पुट कर दें, बीडी प्लस शेयर प्रीमियम इज इक्वल टू 300,000 हाँ अब प्लस बोल रहे हो सीडी, कुछ सही, और अब बोलो। सीडी को वहां से माइनस किया तो दोबारा बोलो। 250,000 हो जाएगा हमारे पास। अरे रुक के बोलो आहिस्ता आहिस्ता, मैं इक्वेशन बीडी लिखूँ। प्लस शेयर प्रीमियम बी डी प्लस शेयर प्रीमियम इज इक्वल टू 300,000 प्लस सीडी। शेयर प्रीमियम अभी हमारे पास अननोन है, हमें ये पता है कि सीडी बीडी माइनस सीडी इज इक्वल टू 250,
तो हम सीडी को वहां ले जाएंगे तो बीडी से माइनस होगा तो हमारे 250 आ जाएगा। 250 आ गया। माइनस करेंगे तो हमारे शेयर में 50,000 का आ जाएगा। तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, मैंने फिर टी अकाउंट सही बनाया है। लेकिन सर बीडी और सीडी का डिफरेंस 250,000 है, ओपनिंग वो हो ही नहीं सकता ना हमारे पास। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग अननोन है तो हम उसको अननोन ही रहने देते हैं। हमें ये पता है उनके डिफरेंस कितने हैं। अब सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको फर्स्ट करो मैं इसको यहाँ 350 रख देता हूँ, तो 350 प्लस 50 400, उसमें से 3 माइनस करो। अब बताओ आंसर क्या आया, चेक करो आंसर क्या आया। 1 लाख। सर 100 का सर पर इसका आंसर 100,000। अब देखो गौर से सुनो, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 लाख का डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस तो आ रहा है ना 2.5 का। गौर से सुनना, इसका आंसर, इसका डिफरेंस 2.5 लाख रुपए बन रहा है। अच्छा अब सुनो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनो, ये यूनिक क्वेश्चन है सारे पास पेपर्स में। इसका डिफरेंस 2.5 बन रहा है, वो कह रहा है, अब देखना सुनना गौर से, क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व। डिफरेंस 2.5 है, वो उसने ये नहीं बताया कि ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर कितनी थी। तो ओपनिंग फिगर आपकी क्या है, ओपनिंग फिगर आपकी अननोन, क्लोजिंग फिगर भी आपकी क्या है सर, अननोन। सर अननोन हो गई तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इस फिगर की। इस फिगर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैश फ्लोज में ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़रूरत किसकी, आपको ज़रूरत है इस फिगर की, और आपको ज़रूरत है सर इस फिगर की, बस। आपको उस बाकी किसी भी फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने दोनों वैल्यू अज्यूम की। अब अगर आप मेरी बात समझो तो आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे लाइक 6 लाख भी रख दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 लाख में 50,000 ऐड करें, आंसर आ गया 6.5 लाख। 6.5 लाख में से 3 लाख माइनस करें तो जो वैल्यू बच गई उसको यहाँ लिख दें, और आपको अल्लाह खैर से अल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। हमजा बहुत देर से बेचारा बहुत अच्छी लॉजिक दे रहा है, शायद कोई और नहीं पिकअप कर पा रहा हो, लेकिन मैं उससे बार बार पूछ रहा हूँ, बात तो बताओ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। सुनो, वो ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन में लिखा है द वॉज फुली फंडेड फ्रॉम द शेयर प्रीमियम। ये सिर्फ शेयर प्रीमियम से फंड हुआ है, इसका मतलब है शेयर प्रीमियम में इतना था कि यहाँ से फंड किया जा सकता था। तो अगर फर्ज करें मैं यहाँ से 3 लाख जो यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 3 लाख ही लिख दूं, ओपनिंग में 3 लाख ही लिख दूं, है ना हमजा, ज्यादा की क्या जरूरत है, 3 लाख थे 3 लाख ही लिख दूं, तो जवाब दें 3 प्लस ये, इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर मेरे पास बना 3.5 लाख। गौर से सुने, 3.5 लाख, और यहाँ भी मैंने लिखा 3.5 लाख। सर मैंने इस 3.5 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो आंसर मेरा कितना बन गया, आंसर मेरा बन गया 50,000, बन गया ना 50,000। यस सर 250 का अब डिफरेंस। जवाब दीजिए, 250 का डिफरेंस आ गया ना खुद ब खुद, आई बात समझ में। यस सर। तो ओपनिंग ना आपके पास प्रीमियम 3 लाख ही था, आपने उसमें से फुली फंड कर दिया, पूरा उठा के आपने पैसा दे दिया, और जो रिमेनिंग बचा वो आपका प्रीमियम था। हमारी बात समझ में आई। हाँ अच्छा अब आपके जिम्मे ये वाला सवाल, ये मैं नहीं करा रहा आपको, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि ये फिर उसके बाद बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल हो। मैं फिर भी आप इसको सॉल्व करें खुद से, मैं आपको इसकी इस क्वेश्चन नंबर 3 का एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा, फिर आप उसमें बाकी सारी बातें हमने कर ली हैं, सिर्फ प्रीमियम वाली बात जो है वो ज़रा मुश्किल थी। अब बाकी का काम आपके हवाले इस वाले टॉपिक का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, कल मैं होपफुली दोबारा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 3 करवाऊंगा, और कल हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। फिर चले जी, यहाँ तक का आपका काम खत्म हुआ, एक पेपर कर लिया हमने, अब हम दूसरा पेपर स्टार्ट करने जाएंगे इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।